हेलो नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। रात के 9 बजे हैं। वक्त है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। कहते हैं किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और विरासत से होती है। इस मामले में हमारा देश भारत बहुत समृद्ध है। हमारा देश अलग अलग तरह की संस्कृति और परंपराओं वाला देश है। ये हमारी विरासत ही है जो हमें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। लेकिन ये भी सच है कि सदियों पुरानी परंपराओं को बचाए रखना आसान नहीं होता। आज देश की बात में सदियों पुरानी विरासत को संजोकर रखने वाली कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर आई हूं। हर शहर हर गांव का अपना एक मिजाज होता है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में एक गांव है, मिर्जापुर, जहां का मिजाज इस गांव को देश के बाकी गांवों से अलग बना देता है। यहां पे गली गली में पहलवान हैं, हर घर में बॉडी बिल्डर है। सुबह और शाम के वक्त युवाओं की फौज जिम में पसीना बहाते दिख जाती है। अब लोग इस मिर्जापुर गांव को पहलवानों का गांव कहकर बुलाते हैं। कसरत करना इस गांव का शगल है। जिम में पसीना बहाना यहाँ के युवाओं का पैशन है। सेहतमंद रहना गांव के लोगों का शौक है। कुछ ऐसा ही मिजाज है मिर्जापुर गांव का। यह कोई 10-20 साल की बात नहीं। शरीर को फिट रखना इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, जब भी वक्त मिला पहुंच गए जिम में। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कसरत, यहां की चौथी मूल जरूरत है। दिल्ली से करीब होने के कारण संपन्नता की कमी नहीं है। कुछ युवा नौकरी पेशा हैं तो कुछ व्यवसाय करते हैं। नशे से कोसों दूर इनका एक ही जुनून है, गठीला शरीर और जमकर मेहनत। मिर्जापुर में सर 50% लड़के बॉडी बिल्डिंग में हैं। तीन लड़के हमारे 3 बच्चे जो हैं गांव से, वो बॉडी बिल्डिंग मेन फिजिक में गए हैं और बॉडी बिल्डिंग का अच्छा शौक हमारे गांव मिर्जापुर में। 50% युवा बॉडी बिल्डर हैं और अच्छा नाम है हमारे गांव का पहले से ही, और बॉडी बिल्डिंग में और कमाया है। परंपरा हमारे गांव में बॉडी बिल्डिंग की पहले तो हमारे गुरुजी हैं मनी, ये बॉडी बिल्डिंग में खेल के आई हैं और इन्हीं देख के लोग, और हमारे भाई रिंकू भाई हैं, ये पुराने 2 ही हैं, इन्हीं देख के लोग आगे की उत्तेजना जागी। हम भी इन्हीं देख के आगे बढ़े और एक दूसरे को देख के ही ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ हमारे गाँव में। देखो, बॉडी बिल्डिंग एक बुरी चीज़ तो है ना, अच्छी चीज़ है भाई। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक तो आदमी का शरीर सही रहेगा और कहीं भी जाएगा एक अलग पर्सनैलिटी दिखे उसकी, ठीक है। और अपना एवं में ना पड़े, लड़ाई झगड़े से बचे आदमी, सही है, कैसी बात है। लड़ाई झगड़ों से बचते हैं और कहीं भी, ये तो चीज़ ऐसी है, ऐसा गिफ्ट है, कहीं भी ले जा खड़े वही दिखेगा। ये तो पैसे थोड़ी दिखे जेब में, ये चीज़ दिखे, सबसे ये चीज़ है इसकी में। मिर्जापुर नाम सुनकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। गली गली में पहलवानों को देखकर आमतौर पर लोग रियल लाइफ के मिर्जापुर को रियल लाइफ के मिर्जापुर से तुलना करने लगते हैं। लेकिन इन सब मामलों से दूर ये युवा अपने जोश और जुनून को सुबह शाम
जिम और अखाड़े में जिया करते हैं। ये हमारे गांव के लोग सब योग का ये जितने भी हैं सब अपने ऊपर खर्च करते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया रहते हैं, मस्त अपना दोनों टाइम वर्कआउट करना। और टाइम की तो ऐसा 5-6 साल हो गए हैं और खुद मैं इस लाइन में प्रोफेशनल हूँ एकदम। जिम की यहाँ में कोई ऐसी एंट्री ना है, जो दे दे वहाँ को भलो और जो ना दे उसको भलो। ये ऐसा परिवार है, रात के 12 बजे भी जिम खुली मिले है। और यहाँ सबसे बड़ा शौक यही है कि यहाँ जितने भी नशा के यहाँ बहुत कम बालक है, न बच रहे हैं और बॉडी बिल्डर में ही ज्यादा सिस्टम है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। इस गांव में लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल इस गांव के लोग न शराब के व्यसन में करते हैं, न सिगरेट में, न हुक्के में और न ही ऐसे किसी काम में। उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे होता है, यहाँ सिर्फ एक लक्ष्य लेकर के लोग आते हैं कि किसी तरीके से अच्छी बॉडी बने। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में ये लोग गांव से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे गांव में इस तरीके का कल्चर डेवलप हुआ है, जिससे न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, बल्कि एक ऐसा संदेश पूरे देश में जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके लिए एक तरीके का ये गांव जो पूरा आप समझिए एक तरीके का एग्जाम्पल है फिट इंडिया मूवमेंट का। अगर फिट इंडिया के लिए किसी गांव को चुना जाए तो गौतम बुद्ध नगर का ये मिर्जापुर मॉडल बनकर सामने आएगा। सेहतमंद रहने की पुरानी परंपरा है जो आज भी बदस्तूर निभाई जा रही है। अब यह परंपरा प्रोफेशन का मोड़ ले चुकी है। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का नया दौर शुरू हो चुका है। कुछ ने इस फील्ड में नाम कमाया तो कुछ नाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की प्रेरणा है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ये सर 2000 से किया था जी, और बचपन से ही बस ऐसे ही शौक था। तो ये जिम तो अब आई है, करीब 10 साल हुई हैं, 12 साल हुई हैं। पहले हमने 8-10 साल तो पहले रनिंग करते थे रोड पे, और ऐसे वो दंड बैठक जो पहले होती थी वो चीजें करते थे। और जब ये जिम आ गई तो फिर इसमें हमें थोड़ा अच्छा लगा, वो करने लगे। एक परंपरा बन गई है गांव में। हाँ, अब तो सर सभी एक दूसरे को देख के खुद को फिट रखने के लिए लगता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ है, उस पर्पज से ही लोग ज्यादा यहाँ पे जिम करते हैं। और हाँ जी, एक दूसरे को देख के थोड़ा ये मोटिवेशन बोलते हैं जैसे वो हो रहा है, और देख के एक दूसरे को वो ही कर रहे हैं जी। फूली हुई मांसपेशियां, चौड़ा सीना, चट्टान की तरह बाजू और पत्थर की तरह मजबूत पीठ, ये इस गांव का स्टेटस सिंबल है। रही बात गांव के माहौल की, तो यहाँ सब सुखी हैं। फिजा में शांति है, हर घर में समृद्धि है। तो बचता क्या है? केवल कसरत, और वो दिन रात चलता रहता है। समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो कई चीजें गायब सी हो गई हैं, जैसे कागज पर लिखे खत। मोबाइल पर चैट और वीडियो कॉल की वजह से लोग अब एक दूसरे को चिट्ठियां नहीं भेजते। लेकिन इतने बड़े बदलाव के बावजूद हाथ से कागज बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। जयपुर के पास सांगानेर में हाथ से कागज बनाने वाले लोगों ने सदियों बाद भी अपने वजूद को बचाए रखा है। मेरा नाम इस्लामुद्दीन कागजी है। नाम से पता है कि मैं हमारे सरनेम ही कागज लगा हुआ है। इस्लामुद्दीन कागजी है। नाम से पता है कि मैं हमारे सरनेम ही कागज लगा हुआ है, और ये हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कागजी लगाते हैं। हमारे ये कार्य हमारे पुश्त दर पुश्त
हमारे परिवार में है और कागज बनाने का कार्य हमारे परिवार 600 साल से कर रहा है लगभग। दरअसल कागज हमारे देश में आया आज से लगभग 600 साल पहले। हमें कुछ परिवार जब बाहर से लोग बाबर जब आए, बाबर के साथ में कुछ ऐसे कलाकार भी थे, वो अपने साथ सभी चीजें रखते थे, हथियार बनाने वाले और दूसरी चीजें जो अपने जरूरत के लिए। तो इसी तरह से 4 परिवार हमारे कागज बनाने वाले भी बल्ख बुखारा से आए थे वो बाबर, तो उनके साथ आए थे 4 परिवार। वो 4 परिवारों ने आकर ही फिर हिंदुस्तान में पहले तो हमारे को लाया गया सियालकोट आईएम, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में कश्मीर, कश्मीर के बाद में एक राजस्थान में एक कस्बा था तिजारा, हमारे कुछ परिवार वहां आए। तिजारा से फिर सवाई मान सिंह के जरिए हम जयपुर आए। तो पहले जो बना करता था वो मैक्सिमम मेन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए हुआ करता था, बही खाते हो गए वगैरह। अभी हम बैग्स बना रहे हैं, क्रिसमस आइटम्स बना रहे हैं, गिफ्ट बॉक्सेस बना रहे हैं, और एनी कस्टमाइजेशन, जैसे किसी को हमारे को कस्टमाइज करके डायरीज देनी, गिफ्ट करनी है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट। एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, कोई भी फलाना 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 किसी चीज बंदे को चाहिए एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन में, हम वो भी करते हैं। हम आज भी कागज हाथ से ही बना रहे हैं। हमने मिनिमम मशीनरीज का यूज करते हुए हाथ कागज का जो लाइफ है उसको हमने प्रिजर्व किया है। हमारा एक्सपोर्ट जो है 141 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारे बायर्स लगभग अराउंड द ग्लोब हैं। हमारा मेजर मार्केट यूएस, यूरोप, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और इट्स इंक्रीजिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, इंडिया में भी काफी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अवेयरनेस आई, इसकी इको फ्रेंडलीनेस लोगों को पता चली, तो लोग बाग, इंडिया के जो लोग हैं जो इस कला के बारे में जानते नहीं थे, और वो भी आजकल हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गांधी जी उस वक्त बैठे थे डेस्क पे अपने, तो वो कागज जो लेके गए ना, तो वो गांधी जी को उन्होंने कहा, बापू ये एक राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है सांगानेर, जयपुर के पास में, वहां से आए हैं, और ये 300 से 400 परिवार हैं, और ये सिर्फ कागज बनाने का कार्य करते हैं। इस तरह का हाथ से कागज बनाते हैं और ये कागज बनाते हैं। तो उन्होंने दिखाया, तो वो मेरे दादाजी बताते थे कि वो बापू उस वक्त जो मेरी बात सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं सारी बताता था उनकी, हमारी अपनी तकलीफों के बारे में सारा बताया उन्होंने, और अपने कागज जो सैंपल थे वो सारे लेके गया था, तो वो उनकी डेस्क पर रखे थे। तो वो जो उसी दरमियान जब सुनते सुनते ही जो कागज जो काम में ले रहे थे, लेटेड वगैरह सारे उन्होंने उसी दरमियान उठा डेस्क के नीचे रख दिए, और वो जो कागज वो लेके आए थे उसको ध्यान से देखकर उनसे कहा, तुम एक काम करो, अब तुम, मैं अल्लाह बख्श, तैने तेरी बात बताई है, आज के बाद में मैं ये सरकारी जो बाहर से कागज आता है वो काम में लूंगा, तेरे हाथ का बना हुआ कागज काम में लूंगा। उस दिन से बापू जब तक जिंदा रहे तब तक वो मेरे दादाजी के हाथ से बने कागज पर ही लिखते रहे। अभी रिसेंटली एक हमने पहले हम फ्लावर पेटल्स तो डालते ही थे, इसमें हमने एक और चीज डाली है, सीड्स, जिसमें हम किसी भी फ्लावर का सीड पेपर में डाल देते हैं, तो उसको उसकी लाइफ जो है ना, दैट बिकम्स
पेपर बिकम्स लाइफ, तो हम उसको थोड़ा सा गीला करके पॉट में डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया, तो लाइफ जनरेशन भी हो गई उसमें, उससे पौधा निकल जाता है। रादर देन आपने कागज को फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया, उसका जो गार्बेज है ना, गार्बेज में नहीं गया, वो गया है आपकी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में, उससे आपने पौधा जनरेट हो गया। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। अगर गांधी जी नहीं होते तो मुकेश और लता जी का शायद ये गाना ही नहीं होता, क्योंकि अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद कागज ही नहीं होता। कागज कब आपकी पढ़ाई लिखाई से आपका शॉपिंग बैग बन गया, शायद पता ही नहीं चला, और वो शायद इसलिए क्योंकि कागज के कागज बनने के पीछे का संघर्ष कभी कागजों में दर्ज ही नहीं हुआ। लेकिन जयपुर का कागजी शहर सांगानेर अपने कागज का संघर्ष और अपनी परेशानियों को समझता है। शायद इसीलिए इस मशीनी युग में आज भी यहाँ पर कागज हाथ के जरिए ही बनाए जाते हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं वाले फ्लैट्स में रहने के बावजूद हम दादी और नानी के पुराने घरों को याद करते हैं, जिसमें बैठने के लिए बरामदा होता था, मसाले सुखाने के लिए आंगन होता था, ताजी हवा और रोशनी के लिए झरोके रहते थे। शहरों को क्या कहें, बदलते वक्त के साथ गांवों से भी मकान बनाने का ये पुराना तरीका खत्म सा होता जा रहा है। अब उस बीते जमाने को वापस लाने के लिए लखनऊ के एक आर्किटेक्ट ने कमर कस ली है। इनकी प्लानिंग में विरासत की चमक के साथ आधुनिकता के रंग भी हैं। इस प्लान को बेल्जियम में सराहा गया है। अवध शैली से जुड़े इस भवन निर्माण की यूनेस्को ने भी तारीफ की है। अवध में बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर मिलता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट समझ लीजिए अवध ने जितना फैशनेबल आर्किटेक्चर था इंडिया का, वो सब यहाँ लाकर कर दिया एक साथ। तो जबकि कुछ लोग तो उसे बास्टर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस, क्योंकि वहाँ पर इतने तरह की तकनीकें, मतलब आप देखते हैं जॉर्जियन, चाहे फ्रेंच, चाहे मुगल, चाहे राजपूताना, वो सब चीज़ आपको बंगालदार झरोके सब मिल जाता है यहाँ पर। हम लोग वहाँ के अवध के बहुत सारे टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी, जो कि जैसे चूने और बेल का गूदा और उसके बाद उड़द माश की दाल बोलते हैं, वो भिगोकर उसके बाद चूने की गुड़ाई होती है सुर्खी के साथ, और वो अप्लाई होता है, इसीलिए हमारी लाल बिल्डिंग्स दिखती हैं। तो वो हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं नई बिल्डिंग्स में भी। और उसके अलावा अवध के जो आइकॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि मछली, जो कि अक्सर हमारे एम्ब्लेम में भी दिखती है, वो भी इस तरह उस तरह के आइकॉनिक चीज़ें भी हम लोग अपने नए आर्किटेक्चर में डालने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो एस्थेटिक्स, मतलब जो खूबसूरती, जो सौंदर्य वाला और तकनीक वाला भी, तो वो दोनों ही चीज़ें हम लोगों को अवध के आर्किटेक्चर ने काफ़ी इंस्पायर किया। सामने तमाम तकनीकें ऐसी आती हैं जो कि आजकल के परिवेश में, जहाँ क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मटेरियल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आबादी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और फ्रेश एयर इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो वो काफ़ी सॉल्यूशंस देती हैं वो सारी तकनीकें ऑलरेडी। पर हम लोग ट्रेडिशनल विजडम को इग्नोर करके एक अलग ही मतलब डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कंटेम्प्रेरी या
जिसे हम ग्लोबल बोलते हैं या जो भी, उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरह हम वापस उन तकनीकों को, उन मटेरियल टेक्निक्स और आर्किटेक्चरल टेक्निक्स एज वेल, और सबसे ज़्यादा कल्चरल स्पेसेस जो कि एक एरिया में होती हैं, एक हर जगह की एक पहचान होती है, उनको बचाने की कोशिश करें और वापस रेस्टोर करें। नाइनटीन 1980s तक हम लोग अच्छे से चूने में बिल्डिंग्स बना रहे थे। उसके बाद सडनली हमने सब कुछ बदल दिया, सोचने का तरीका, और अब सीमेंट के छोटे छोटे घर बन जाते हैं, पतली पतली दीवारें। अब वो स्लैब गर्म हो जाते हैं तो खूब गर्मी रहती है, गर्मी पड़ती भी है और फिर खूब गर्मी रहती है। विंडोज़ कम कर दी, रोशनदान भूल गए। तो ये सब वापस लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो मटेरियल होता है, मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं जो भी जितना लोकल मटेरियल हो सकता है, वो चूना हो सकता है, वो मिट्टी हो सकती है, मिट्टी के घर बना सकते हैं हम। अगर हम पहाड़ों पे हैं तो पत्थर के घर बनाएंगे हम। तो जो भी हमें लोकल मटेरियल मिलता है तो उससे हम कोशिश करते हैं वहीं का आर्किटेक्चर वहीं पर बनाएं। इससे दो बातें होती हैं, एक तो वो बहुत मिलता जुलता है लैंडस्केप से, और मतलब ब्लेंड होता है उसी परिवेश में, और वो क्लाइमेटिकली भी बेटर रिएक्ट करता है, क्योंकि मतलब वो ठंडा रहता है गर्मी में, और सर्दी में उसमें हल्की गर्माहट रहेगी, क्योंकि उसमें इस तरह से ही रोशनदान इस तरह से खोले जाएंगे। और कुछ टेक्निक्स जैसे झरोखे होते हैं जो कि अब नहीं मिलते हैं हम लोगों को मॉडर्न घर में। ये सब भी चीज़ें कंटेम्प्रेरी लुक के साथ हम लोग इन्हें अडेप्ट कर सकते हैं। हाइट जो कि हम लोग अब स्टैंडर्ड समझ चुके हैं 10 फीट, पर वो ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड रहे, क्योंकि ऊंची सीलिंग से हमारे घर ठंडे रहते थे। हम स्टोरेज दे सकते हैं ऊंची सीलिंग में, मेज़ानीन एक आधी जो फ्लोर्स होती हैं वो भी दे सकते हैं। तो अनेकों ऐसी पद्धति हम लोग कोशिश करते हैं कि पुरानी जो तकनीकें हैं उनको वापस मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में कैसे लाएं। एक दूसरे कल्चरल स्पेसेस जो हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे वो बरामदा हो जहाँ पर लोग बाहर आकर बैठकर बातें कर पाएं, जैसे आपके नेबर आए, वो आप बाहर ही बैठकर चाय पीना चाहेंगे। तो इस तरह की स्पेसेस जो पहले के घरों में होती थी, हवेलियों, कोठियों में, वाड़ा स्पेशली, जैसे वहाँ पर शुरू में आप घुसेंगे तो आपको एक पहले दालान मिलेगा जहाँ पर आप बैठकर चाय पी सकते हैं। उसके बाद आंगन आएगा, आंगन के बाद प्राइवेट स्पेसेस आएंगी। तो इस तरह के जो कि वो किस तरह से हम लोग मॉडर्न और छोटे प्लॉट में इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको और क्लाइंट को सबसे एफिशिएंटली दे सकते हैं, जो कि जहाँ पर वो त्यौहार भी मना पाएँ, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो दिवाली हो, तो उनको एम्पल स्पेसेस मिलें, चाहे उन्हें पूजा हवन करना। यहाँ पर ऐसी स्पेस बना कर दीजिए जहाँ पर हम मजलिस कर पाएं और वो बाद में कन्वर्ट होकर ड्राइंग रूम भी बन जाए। तो वो भी हम लोग ऐसी भी स्पेसेस एड्रेस कर रहे हैं। कुछ डिज़ाइन है मुस्तफ़ाबाद में वो कर रहे हैं, और कुछ गोरखपुर में एक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक मंदिर इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो खुलकर इतना बड़ा हो जाए कि वहाँ पर करीब 50 लोग बैठकर हवन कर पाएँ, तो और वो वापस बंद भी हो जाए। तो ये मल्टी यूजेज स्पेस का ये बहुत ज़रूरी है होना, और स्पेस वेस्ट ना हो, यही हम लोग कोशिश करते हैं हमारे डिज़ाइन में। सीमेंट की जो एज होती है वो खुद सीमेंट वाले लोग भी बोलते हैं 70 इयर्स है। तो सीमेंट का क्वालिटी ये है कि सीमेंट सेट बहुत अच्छे से होता है, बहुत जल्दी होता है और पानी से हो जाता है। तो आपको उसमें वेट नहीं करना सूखेगा या ऐसा कुछ। आप सीमेंट लगाइए, क्योरिंग करिए और सेटिंग हो जाती है सीमेंट की। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है सीमेंट की। तो सीमेंट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल मटेरियल, बट एट द सेम टाइम टू मच यूजेज ऑफ सीमेंट
लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं उससे कि जैसे कि सीमेंट पानी रिपेल नहीं, मतलब पानी सोखता या पानी अलाउ नहीं करता। तो आप देखेंगे जहाँ जैसे पुराने घर भी होते हैं जहाँ पर हम लोगों ने सीमेंट से प्लास्टर जहाँ वो लोग कर देते हैं वहाँ पे नमी आनी शुरू हो जाती है, जबकि चूने का जब तक था वो तब से उसमें नमी आती भी थी और वो अपने आप वाष्प बन के मतलब इवेपोरेट हो जाती थी। लेकिन जहाँ आप सीमेंट कर देते हैं वो सीमेंट उस पानी को पकड़ लेता है, तो वो उससे धीरे धीरे बिल्डिंग अंदर खोखली होने लगती है। और तो एक तो ये दिक्कत जो डैम्पनेस वाली आती है वो सीमेंट इज़ अ वेरी इम्पोरस मटेरियल, इम्परवियस मटेरियल, और उसके अलावा सीमेंट की एज कम होती जाती है 70 साल में। तो सीमेंट इज़ अ वेरी गुड मटेरियल कि आप बीम कॉलम लगा दीजिए, वो लोड बहुत अच्छा लेता है, प्री स्ट्रेस कंडीशन में बहुत अच्छे से बिहेव करता है। पर एट द सेम टाइम सीमेंट थर्मली बहुत गड़बड़ करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उस एज बहुत ख़राब तरीके से होता है। और चूना एज बहुत ब्यूटीफुली होता है, वो रिएक्ट करता रहता है हवा के साथ और मजबूत होता जाता है। सीमेंट बजाय कमज़ोर होता है, चूना मजबूत होता है। शहर की ऊंची बिल्डिंग में आधुनिक फ्लैट में रहकर भी अक्सर हम अपने नानी दादी के घर को याद करते हैं। वो घर जिसमें छत बहुत ऊंची होती थी, जिसमें बिना एसी और कूलर के ही गर्मी की छुट्टियां बीत जाती थीं। वो घर जिसमें आंगन होता था, जिसमें अंताक्षरी खेलते थे, और वो घर जिसमें रोशनदान और झरोखे होते थे। अगर निशांत की सोच पर भरोसा करें तो ऐसे ही घर हमको वापस मिल सकते हैं, जिसमें न सिर्फ मजबूती होती है बल्कि मिलता था ढेर सारा सुकून। धरती, आसमां, जंगल, पहाड़, नदी, समंदर, जिधर देखिए हर तरफ खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ऐसे ही रंगों को कैनवस पर सजाना, उनसे जिंदगी की तस्वीर बनाना सबसे बड़ी कला है। भारत में चित्रकला की परंपरा बहुत पुरानी है। आधुनिक दौर में भी कई बड़े चित्रकारों ने कला जगत में भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। करीब 1000 साल पुरानी है ये कला। राजा महाराजा और शहंशाहों के दरबार में पली बढ़ी और खूब नाम कमाया। इसे मिनिएचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेंटिंग्स साइज में छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी पेंटिंग्स में कमाल की बारीकी है। देश भर के कई चित्रकार इस धरोहर को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इतिहास, विरासत और परंपरा के इंद्रधनुषी रंगों से सजकर साकार होता है कला का ऐसा अद्वितीय संसार। एक तो हमारी पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु चित्र। लघु चित्र का मतलब है कि छोटे आकार का चित्र। ये पेंटिंग जो थी, राजा लोग इसको नजदीक से देखते थे। ये दीवार पे फ्रेम करके टांगने वाली चीज नहीं है, इसमें बड़ा भारी काम होता है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता इसे निखारती है, तपस्या इसे पहचान दिलाती है। करीब 1200 सालों से ये कला तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आज भी जिंदा है और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में इसकी अलग अलग परंपरा है। बिल्कुल सदाबहार, बल्कि इसे मैं एक क्लासिकल पेंटिंग का दर्जा देता हूं। भारतीय लघु चित्रकला भारत की चित्रकला की क्लासिकल पहचान है और पूरा वर्ल्ड इसको जानता है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े म्यूजियम्स में हमारी ये धरोहर कलेक्ट हुई भी है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। स्वतंत्रता से पहले पूरा हिंदुस्तान बड़ा था, तो पाकिस्तान, लाहौर, उसमें मिनिएचर्स देखने को मिलती हैं जो इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं पे भी इस तरह की उत्तम कला नहीं हुई है। आधुनिक चित्रकला की चकाचौंध में भारतीय लघु चित्रकला ने अपनी अहमियत बरकरार रखी है, क्योंकि इसमें जिंदगी की बारीकी और खूबसूरती एक साथ मौजूद है। छोटी सी तस्वीर में
एक मुकम्मल कहानी है। भारतीय कलाकारों ने कठिन परिश्रम से कला में ऐसी सूक्ष्मता हासिल की। देखने में भी पता जब चलता है कि इसकी इतनी जो ग्रेस आ रही है, वो प्राइमा फेसी तो यूं दिखेगा दूर से, लेकिन वो ग्रेस का टेक्निक क्या है वो डिटेल देखने में आता है। लघु चित्रकला को राजाओं ने संरक्षण दिया, लेकिन आजादी के बाद कलाकारों ने इसे अपने दम पर आगे बढ़ाया। शास्त्रीय संगीत की तरह गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर विरासत को आगे बढ़ाया गया। पहाड़ी इलाकों से लेकर पंजाब और मध्य भारत के कई हिस्सों में लघु चित्र की परंपरा जीवित है। शैली है, पहाड़ी शैली है, राजा लोग नहीं रहे। हमने पहाड़ों में कोशिश की ये फिर से जिंदा किया जाए। मैं जब छोटा था तो बाहर जाके मैंने ये काम बनारस में सीखा, राजस्थान में गुरुओं के पास सीखा, फिर मैंने लड़के ट्रेंड किए। आज की डेट में पहाड़ों में 50 से ज्यादा लोग जो है वो इस कला से अपने पारिवारिक आजीविका कमा रहे हैं और इस प्रकार से ये कला जो है वो जिंदा है। पंजाब का पटियाला लघु चित्रकला का बड़ा केंद्र रहा। यहां से कला सिख धर्म के आधार पर विकसित हुई। सिख धर्म के गुरुओं और उनसे जुड़े चित्र बनाने की परंपरा आगे भी चलती रही। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में देश के दिग्गज कलाकार पंजाब में जुटे और कई नए चित्र बनाए गए। गुरुदेव नानक देव जी और उनकी बहन नानकी, जैसा इसमें संदर्भ है कि उनकी बहन नानकी को ही सबसे पहले ये ज्ञात हुआ कि गुरु नानक देव कोई विभूति हैं, इनको कोई विशेष दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसका ड्राइंग है, इसकी पेंटिंग अभी तक हमने किसी कैटलॉग में नहीं देखी। हमने यहाँ पे इसको ड्राइंग को अपने तरीके से सिख मिनीचर पेंटिंग में डेवलप। कहानी को रंगों के जरिए बयान करने का ये हुनर वर्षों की साधना के बाद आता है। मंत्र मुग्ध कर देने वाली इस पेंटिंग को बनाना बेहद कठिन है। एक हाथ में ब्रश तो दूसरे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास। किसी तस्वीर को पूरा करने में महीने भर या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। चीज को छोटा बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर एक्यूरेसी और उसको डिपिक्ट करने के लिए उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो डिटेल अगर बाल भी है, एक आपके चेहरे पे जैसे दाढ़ी है, अभी हमें गुरुदेव तेग बहादुर जी का ये पोर्ट्रेट बनाया है सिख मिनीचर पे, तो उसकी डिटेल के लिए एक एक बाल को स्ट्रोकिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज करना पड़ता है। बारीक ब्रशों से उसकी डेवलपिंग होती है। हर एक चीज की, नाखून की, ऑर्नामेंट की, जो कर्व्स हैं, जो शेड्स हैं, जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में डिजाइन्स हैं, टेक्सटाइल्स की लाइन है, उनकी डेवलपिंग है। हल्की फुल्की लाइट एंड शेड भी बहुत ही बारीक डिटेल से किया जाता है। रंग और रंगों का इस्तेमाल इन लघु चित्रों की बड़ी खासियत है। इस अद्वितीय कला में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। रंग पत्थर से भी बनाए जाते हैं और 24 कैरेट गोल्ड से भी। यहाँ पे जैसे इस पेंटिंग में मैंने जो गोल्ड यूज किया है, आप इसमें देख सकते हो, वो गोल्ड फॉयल यूज किए हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल 24 कैरेट के हैं। तो इसको अपनी एक टेक्निक से पहले गोल्ड को एक पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको गम लगा के फिर उसको पेंटिंग के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो जो लिक्विड गोल्ड है उसको हम ब्रश की मदद से, इसमें जो डिज़ाइन बनते हैं, ज़्यादा बारीकी का काम है, वो हम लिक्विड गोल्ड को यूज़ करके इसमें बनाते हैं पेंटिंग। ब्रश जिससे हम लाइन बारीक खींचते हैं, ये गिलहरी के पूंछ के बाल होते हैं, उसी से ये ज़्यादा बारीक, मतलब बाल से भी ज़्यादा बारीक उसकी लाइन आ जाती है, इतने फाइन है वो। विदेश में भारतीय लघु चित्रकला के बड़े कद्रदान हैं। चित्रों की मांग है, चित्रकारों का सम्मान है। लेकिन आजादी के बाद देश में उसे उतनी अहमियत नहीं मिली। जाने माने चित्रकारों को लगता है कि मौजूदा दौर में सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के दम पर यह कला जिंदा नहीं रह पाएगी। सरकार को इसके लिए ठोस पहल करनी ही होगी। अब जब ये देश आजाद हुआ तो सरकार ने शास्त्रीय संगीत को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, वोकल अलग, इंस्ट्रूमेंटल अलग। मगर हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग है इसके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ है या उपेक्षा हुई है।
क्योंकि आज की तारीख में कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान नहीं जहां पे ये कला सिखाई जाती हो। ये कला हमारी जो सांस्कृतिक नीति नहीं है देश की कोई भी, कि कलाओं का संरक्षण कैसे किया जाए। जैसे एक बेल किसी सहारे के बिना नहीं चढ़ सकती, वैसे ये जो कलाएं हैं हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल, इसके लिए भी राज्य के संरक्षण के बिना ये नहीं चढ़ सकती। सदियों पहले शुरू हुई कला की यह भारतीय परंपरा अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी भी इस कला की अनेक शैलियां कायम हैं। कला के इस धरोहर को सुरक्षित रखने और उसे नई पहचान दिलाने के लिए अनेक चित्रकार साधना कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन लघु चित्रकला को उसका गौरव वापस मिलेगा। एक दिन तस्वीर बदलेगी, एक दिन आसमां में भी सुराख होगा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सब होता है, आसमान में भी छेद होता है, पत्थर तो उछालो। अब आपको लेकर चलते हैं रंग बिरंगी चूड़ियों की अजब निराली दुनिया में, जो सजती कलाई पर है लेकिन हर महिला के दिल के करीब होती है, जिसकी खनक से जिंदगी गुलजार रहती है। आज आपको मिलाते हैं चूड़ियों की दुनिया के सरताज जोधपुर वाले बीबा जी से, जिनकी दुकान छोटी है लेकिन वहां की बनी चूड़ियां राजस्थान की छोटी गलियों से लेकर राज परिवार तक, बरेली से लेकर बॉलीवुड तक राज करती है। मैंने खुद जोधपुर की उन खास चूड़ियों को अपनी कलाई पर कई बार सजाया है। रॉयल फैमिली जो भी चूड़ी के मुतालिक जो भी काम होगा मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं और मैं ही जाता हूं और रॉयल फैमिली को मैं ही चूड़ी देता हूं। उनके जितने भी परिवार है दूसरे जितने भी, उन सभी को, जैसे यहाँ पे अजीत भवन है, जैसे महाराज दिलीप सिंह जी हैं और जो भी यहाँ पे उनके रॉयल फैमिलीज हैं सारे, उन सब को मैं चूड़ी, मेरे को वो याद फरमाते हैं, मैं जाता हूँ। मानी साहब को इतना जरूर ध्यान था कि बीबा की शॉप इसी रोड पे है। उन्होंने अपने पीए को बुलाया, पुष्पेंद्र सिंह जी को कहा, भाई बीबा की शॉप कहाँ, देख के आओ। तो वो थोड़ा सा आधे किलोमीटर थोड़ा दूर नहीं होकर वो मेरे पे शॉप, वो मेरे जानते थे, वो यहाँ पे पधारे के भाई कहाँ गए बीबा जी। मैंने कहा हुक्म फरमाओ। वो पुष्पेंद्र जी पधारे तो उन्होंने कहा भाई मानी साहब ने दरबार इस रोड पे आ रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं। तो मैं नीचे उतरा दुकान के जितने जितने, तो मानी साहब और दरबार साहब खुद पधार गए हुक्म मेरी शॉप पे, सारे लाजमे के साथ पे। मैं तो बहुत बड़ा धन्य हो गया हुक्म। मैं तो दरबार को, क्योंकि मालिक है हमारे तो हुक्म, वो मेरी शॉप पे, गरीब के इस शॉप पे पधार गए, बहुत बड़े, और क्या चाहिए। मैंने कहा हुक्म मेरे को अगर कोई खबर होती तो मैं आपके स्वागत के लिए कुछ न कुछ तैयारी करके रखता। आप पहले पूर्व में सूचना भेज देते तो मैं यहाँ स्वागत के लिए फूल तो ले आता, कम से कम मीठा मुंह तो नहीं करा था, फूल तो लेके आता, यानी फिर कभी आएंगे बीबा जी। और मान साहब ने भी अच्छा किया कि बीबा से आपकी शॉप यहाँ पे है। मैंने कहा हाँ हुक्म मेरी यहाँ पे है हुक्म शॉप। उनका बहुत बड़ा जहन रहा, अच्छा रहा हुक्म के इस छोटे से आदमी को उन्होंने मेरे को याद किया और मेरी दुकान पे पधारे। ये सिलसिला मेरी दादी जी से शुरू हुआ। जो क्या है हुक्म के मेरे दादाजी तो आंख से अंधे थे, तो वो फिर क्या है कि मेरी बुआएं वगैरह छोटी थी, तो उन्होंने, मेरी दादी ने ये चूड़ी का काम शुरू किया। वैसे हम वैसे जनजात से लखा रहे चूड़ी का काम करने वाले। तो यहाँ पे पहले क्या होता था हुक्म के पर्दा सिस्टम होता था हुक्म। राजपूत लेडीज जो भी होती थी ना हुक्म, वो बाहर नहीं आती थी परचेजिंग के लिए, तो चूड़ी पहनना तो बहुत बड़ी बात हो गई हुक्म। तो एक तो मर्द से चूड़ी नहीं लेती थी, एक तो ये बात, और दूसरा पर्दा सिस्टम। तो उसके लिए क्या फिर मेरी दादी ने वो शुरुआत उन्होंने ही की है। सारा वो आज बीबा जी का, बीबी जी के नाम से वो मशहूर थी, फिर बीबी जी से बीबा जी हुआ।
दिल्ली भी जाता रहता हूँ मैं, बॉम्बे भी है, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोयम्बटूर, बॉम्बे, ऐसी कभी बड़ी बड़ी सिटी में मेरे को ये बड़े बड़े लोग फोन करके बुला लेते हैं। और जैसे कोई फार्म हाउस पे पार्टी रख लेते हैं तो वहाँ पे सब जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग, नेताज की वाइफ, सेलिब्रिटीज की वाइफ, वो उनसे चूड़ियाँ खरीदती हैं, क्योंकि सबका यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बॉलीवुड में जैसे जूही चावला जी हैं, उनका जब यहाँ जोधपुर उम्मेद भवन में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तब मुझे पर्सनली उन्होंने वहाँ बुलाया था और मैंने वहाँ पे शॉप लगाई थी। उसके बाद जैसे तब्बू हैं, तब उनको भी हमने चूड़ियाँ दी हैं। जया बच्चन जी हैं, किरण खेर जी हैं, रवीना टंडन जी हैं, जानवी कपूर जी हैं, ऐश्वर्या राय जी हैं और लारा दत्ता जी हैं। एक इंडियन आइडल जो इन्होंने विनर कहा था सोना महापात्रा है, जो सिंगर है, उनको भी मैंने दी हैं। और सोनम कपूर जी हैं, रिंकी खन्ना हैं और भी काफी सेलिब्रिटीज हैं जिनको हमने, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनकी वाइफ को भी हैं, उद्धव ठाकरे साहब है, उनकी वाइफ हैं, अखिलेश यादव जी हैं नेताजी, उनकी वाइफ हैं, कबीर बेदी जी हैं जो उनकी अपनी कोई मिलने वाले को साथ लेके आए थे। एक न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है रोज टेलर साहब, वो अपनी फ्रेंड के साथ आए हुए हैं यहाँ मेरी शॉप पर। और जैसे और भी काफी नेताज हैं जिनको हमने चूड़ियां दी हैं। कितनी कमाल की बात है और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज रवीना टंडन जी के शो में बैठा हूं। और आज से 3-4 साल पहले अंबानी जी की लड़के की प्री वेडिंग की शादी उदयपुर में हुई थी, तब मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई थी और ये चूड़ियां रवीना जी को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने अपने लिए, अपनी डॉटर के लिए काफी ली थी और उनको और भी चाहिए थी, तो मैंने उनके लिए पर्सनली अपनी शॉप जोधपुर से उनके लिए उदयपुर मंगवाई और उनको मैंने वहां पर भी दी थी। और आज देखिए मेरा कितना भाग्य अच्छा है कि मैं आज उनके शो में बैठा हूं और यही चूड़ी का मेरा लाइव हो रहा है उनके साथ। दो तीन साल पहले अंबानी साहब की डॉटर, अभी 2-3 साल पहले अंबानी साहब की डॉटर की प्री वेडिंग शादी हुई थी उदयपुर में। तब उस शादी से 2-3 दिन पहले मेरे पास ऑफिस से फोन आया था, रिलायंस ऑफिस से, कि भी आप फेमस हैं, रॉयल फैमिली से जुड़े हैं, तो हम आपकी शॉप वहाँ पे लगाना चाहते हैं और जितने भी आते हैं उन सबको हम चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं। आप अपनी जितनी भी रॉयल क्लास बैंगल्स हैं वो आप लेके आइए। फिर मैं, मेरे पिताजी दोनों वहाँ पे गए थे उदयपुर में। 2 दिन तक मेरी वहाँ शॉप लगी, सारी सेलिब्रिटीज को मैंने वहाँ पे चूड़ियाँ पहनाई। बहुत खुश हुए अंबानी जी, उनकी वाइफ वगैरह सब, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको मैंने चूड़ियाँ पहनाई काफी। और वहाँ पे नेताज वगैरह उनकी भी वाइफ हैं, उनको भी मैंने चूड़ियाँ पहनाई। आपको 10 रुपए की चूड़ी से लेकर 5000 रुपए तक की चूड़ी मिल जाएगी क्वालिटी के हिसाब से। मैं लोकल लोगों का भी ध्यान रखता हूँ, ऐसा नहीं कि भी मैं रॉयल फैमिली से हूँ या सेलिब्रिटी से हूँ या फिर नेताओं की बात से जुड़ा हुआ तो मैं लोकल लोगों को भूल जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास हर तरह की चूड़ी हर तरह के लोग के लिए मिल जाती है, नॉर्मल भी मिल जाती, मीडियम भी मिल जाती, हाई क्वालिटी भी मिल जाती। मतलब जो मेरे पास उम्मीद लेके आता है इंसान कि भी यहाँ ये मिल जाना चाहिए, वो खुश होके ही जाता है और उसको वो चीज मिल जाती है। यही चाहते हैं कि भी ये परंपरा आगे चलती रहे। फिर देखिए जो कि बच्चे हैं, हमने तो संभाल लिया है, हमारे बच्चे ठीक है संभालेंगे, ठीक, नहीं तो फिर ऊपर जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। बाकी अभी तक तो हमने इसको मेंटेन करके चले हैं और सीढ़ी ऊपर ही चढ़ी है हमने। पर्दा प्रथा में यूं तो कई बुराइयां थी, लेकिन यही पर्दा प्रथा एक जरिया बनी इस परिवार के लिए राज परिवार तक पहुंचने का। और एक बार पैलेस में खड़े होने की जगह मिली तो नाम सम्मान अपने आप कमा लिया। लेकिन ये परिवार आज भी ये बात कहता है कि इनकी दुकान में हर तबके के परिवार का स्वागत है, हर तबके के परिवार के लिए उनके पास चूड़ियां मौजूद हैं। आसमान छूकर जमीन पर बने रहने की इनकी आदत ही जोधपुर में इन्हें हजारों चूड़ी वालों से अलग कर देती है। आज के लिए बस इतना ही।